जय हिंद। देखिए क्लास 10th का हिरोशिमा लेसन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके लेखक हैं। ये अमेरिका का क्रूरता तो पूरा विश्व जानता है, इसमें कहने की क्या बात है। और ये नागासाकी और हिरोशिमा में क्या क्या किया है अमेरिका, ये सब चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। उसी से संबंधित कहानी ने कविता लिखी गई है। जो राइटर हैं, लेखक, कवि हैं, उनका जन्म 7 मार्च 1911 कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका मूल निवास स्थान एक करतारपुर, पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी माता का नाम वयंती देवी और पिता हीरानंद शास्त्री। ये पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं। इनकी पढ़ाई लखनऊ से शायद मैट्रिक 1925 में शायद अपने जहाँ रहते थे लखनऊ से किए हैं, ऐसा शायद तो नहीं, मतलब लगभग मान लें, याद जहाँ तक मेरा है। और इंटर 1927 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए हैं। बीएससी 1929 मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए हैं। और एमए लाहौर से, ये अंग्रेजी से एमए किए हैं, जहाँ तक मेरा याद है एमए ये अंग्रेजी से किए हैं। और 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हो गया। ये तो कवि का परिचय है, लेकिन अब अमेरिका कितना अच्छा है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और आज तक हिरोशिमा जापान का एक शहर है, और नागासाकी भी। टारगेट तो 4 जगह किया गया था शायद, जिसमें एक जगह नागासाकी पर टारगेट बाद में किया गया। अमेरिका नागासाकी को बाद में टारगेट बनाया। उसका कारण था कि शायद कोई अमेरिकी आकर के वहाँ रहे थे या क्या, कोई मतलब किसी फंक्शन में आए थे, इसलिए उस शहर को टारगेट नहीं किए थे, लेकिन बाद में उसको भी टारगेट किया गया। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम बम गिराता है। वो टाइम था 8:15 सुबह में। 43 सेकेंड में पूरा खेल खत्म। मात्र 43 सेकेंड के टाइम में पूरा हिरोशिमा का नक्शा बदल देता है। कोई कैप्टन, जो अमेरिकी कैप्टन था, पायलट, वो गिराया था बम जहाज से। उसका टेम्परेचर, जो बम गिरा था उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस। आप कल्पना करिए कि एक लोहा को गलाने के लिए लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और लोहा लिक्विड हो जाता है, पानी की तरह तैरता है। ऐसा तो कई किताबों में 1500 ही देता है, लेकिन लोहा को मूल रूप से सारे मतलब पूर्णतः गल करके जो शुद्ध लोहा जब प्राप्त होता है तो लगभग शायद 3300 डिग्री सेल्सियस, जहाँ हमें याद है, जहाँ तक। पर यहाँ कह रहा है कि उस बम का जो टेम्परेचर था वो 4000 डिग्री सेल्सियस। कल्पना करिए कि उस टेम्परेचर में आदमी यूं ही पिघल जाएगा। 15 किलोमीटर के परिधि में उस बम से सब कुछ खत्म हो गया था। जहां गिरा था केंद्र, 0 से 15 किलोमीटर के परिधि में सब कुछ खत्म हो गया था। यहां तक कि छत, मतलब कंक्रीट और लोहे, कंक्रीट से जो बने हुए थे, पत्थर और सीमेंट के कंक्रीट से जो बने हुए थे घर मकान थे, उसके मात्र अवशेष मिलते हैं। खिड़कियां तो ये चुन्नी करके सब उड़ गया था। बाकी छोटे छोटे जो भी थे चीज़, घर वस्तुएं, छोटी चीज़ें जो कमज़ोर थे, वो तो सब यूं ही तबाह हो गए थे। कंक्रीट पर आज भी उसके अवशेष या पत्थरों पर मिलते हैं। । 2,50,000 में से 80,000 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। 2,50,000 वहाँ की आबादी थी, मतलब हिरोशिमा की, जिसमें 80,000 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। 3000 फीट ऊंचाई तक उसका धुआं देखा गया, जैसे चक्रवात होता है। कल्पना करिए कि किस तरह अमेरिका अपना वेश्यापन दिखाया, दरिंदगी दिखाया, इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
और सर्वप्रथम इसका सूचना BBC पर प्राप्त हुआ। अत्याचार तो किया ही, पर अब उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आप नहीं जानना चाहेंगे जिसके, क्योंकि सेनाध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की इजाज़त के बिना कुछ नहीं होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है हैरियस ट्रूमन, जिसने BBC पर खबर फैलाया और पूरी दुनिया में खबर फैलाया कि मैं हिरोशिमा पर बम गिरा दिया हूँ। बहुत अच्छा था, ऐसा उसने ऐलान किया। 20,000 TNT क्षमता का बम था। इतना कैपेसिटी में समझिए कि मतलब तूफान को भी एकदम, मतलब क्या बोले, मिट्टी को, पत्थर को भी चुन्नी चुन्नी उड़ा देने की कैपेसिटी जिसमें होता है। इसके बाद ये तो हुआ 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया। वो टाइम था 11:02। अब जरा कल्पना करिए कि इसका मूल जड़ बीज रोपा गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो विश्व युद्ध जब कभी भी हो, या संघर्ष हो या द्वेष हो, उसका परिणाम हमेशा बुरा निकलता है। इसका विकल्प ढूंढना चाहिए था और पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है कि एक मंच पर आके खड़ा हो, कहीं विकास विनाश न बन जाए कि अगर बटन टिपाया और दुनिया खत्म, कोई नहीं बचेगा। इसलिए आज मिलजुल करके एक तरफ हम लोग कहते हैं कि पूरा देश सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो फिर ये क्या है? इसलिए ये सब चीज़ों पर कहीं विकास की ओर में चल रहे हैं या विनाश की ओर में। आज देखा जाता है विकास की दौर में हम कंप्यूटर युग में आ गए हैं, तो किसी गरीब का बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाता है, पैसे ही ख़त्म कर दिए जाते हैं। किसके लिए क्यों रखा था, क्या रखा था, कोई मतलब नहीं है, सब मतलब के यार हैं। तो इससे बचिए और जो हम विकास के गति में बढ़ रहे हैं, संपूर्ण मानवता का विकास करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे इस लेसन को देखते हैं। लेसन में क्या कवि कहते हैं, जितना हिरोशिमा, तो जैसा कि अभी हम बता दें कि हिरोशिमा जापान का एक शहर है जहां पर सबसे पहले 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। कवि अपने शब्द में क्या बयां करते हैं दर्द, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है कि हम इसका फिर कभी प्रयोग ना करें। अपने आप में एक संकल्प लें कि घर हो, गांव हो, बस्ती हो या फिर देश हो, इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कवि ने लिखा है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। एक दिन सहसा सूरज निकला, कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज से नहीं, क्षितिज माने जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलता हुआ दिखाई देता है उसे क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब अरे का मतलब होता है जैसे साइकिल या गाड़ी का जो चक्का होता है उसमें धूड़ी होता है, तो उसके बीच सेंटर को धूड़ी कहा जाता है, उसी को हम अरे कहते हैं। अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, मतलब हिरोशिमा के ठीक बीचों बीच शहर में चौक पर, मतलब मुख्य जगह पर वो बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। कह रहे हैं कि जहां हिरोशिमा का मुख्य भाग था, मुख्य जगह, मुख्य शहर था, मुख्य बस्ती नगर था, उस जगह पर अचानक अमेरिका ने पूरे प्लानिंग के साथ बम गिराया। पहले क्या करता है, एक विमान से वो निगरानी करता है कि सारे कुछ ऑल इज वेल क्या कहने के बाद दूसरा विमान आता है और शहर पे बम गिरा देता है, जैसा कि इतिहास बताता है। अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, ठीक बीचों बीच पर, नगर के बीच में, नगर के चौक में धूप बरसी। जैसे ही बम गिरा और बम गिरने के बाद अगर धूप रहती तो धूप के विपरीत दिशा में, जिस ओर से सूरज निकलता है उसके विपरीत दिशा में छाया बनती है। लेकिन वो कैसा था सूरज, वो कैसा था, बम गिराया तो जमीन फटा और वहाँ से फिर सूरज निकलता है विकराल रूप लेकर के। नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। वो अंतरिक्ष में नहीं था, वो जमीन से, जमीन पे बम फटता है। तो हिरोशिमा वाला बम जमीन पे आके फटता है और नागासाकी वाला बम जमीन के कुछ ऊंचाई से ऊपर ही फट जाता है। कभी ने इसका चर्चा तो नहीं किया है, लेकिन जैसा इतिहास बताता है।
धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उन बीच चौक पर धूप तो निकली वहाँ से विकराल रूप में, वो अंतरिक्ष का नहीं था, जमीन से निकला हुआ था, अमेरिका द्वारा फेंका गया एटम बम से था, न्यूक्लियस बम से था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, मतलब छायाएं मतलब यहाँ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य था अमेरिका का? पूरा नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना अमेरिका का उद्देश्य था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, अमेरिका पूरी तरह से जापान शहर को, हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया, छाया तक भी ना मिलने दिया। टोटल वहाँ के छायाएं दिशाहीन कैसे हो गया? जब धरती से निकलेगा आग तो छाया कहाँ रहेगी? बताइए, 4000 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर हो, आप कल्पना करिए कि धूप में 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर शरीर जलने लगता है, लू लग जाता है और आदमी मर जाता है। और 40 के कई गुना 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ कैसे बचेगा आदमी? छायाएं मानव जन की दिशाहीन, धरती से निकलने वाला आग सब कुछ खत्म कर दिया था, उसका छाया भी नहीं दिख रहा था। ऐसे छाया का मतलब होता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य था अमेरिका का? कैसा उसका विवेक नष्ट था जो इस तरह से क्रूरता को दिखाया? सब ओर परी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। सब ओर परी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। जैसे ही धरती फट के वो बम, धरती से बम निकलता है, फेंका हुआ बम का जो प्रज्वलित मतलब प्रचंड आग की लपटें निकलती है, वो चारों तरफ पड़ता है, सभी ओर। वह सूरज नहीं उगा था, वो सूर्य नहीं उदय हुआ था, वो अमेरिका की क्रूरता दिखाया जा रहा था। नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा, किसी ने बरसाया था उसे, अचानक किसी ने उसे बरसा दिया था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ में, ठीक नगर के बीचों बीच में काल बनकर, काल के रथ पर सवार होकर बम रूपी वर्षक विमान आया और विनाश का लीला पूरी तरह से तबाह करके खत्म करके चला गया। लिखा है, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ पर, मानो सूर्य आया हो, काल बन करके बम आया हो और विनाश करके पूरे चले जाता है। पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। वो बम फेंकता है, बीच से ब्लास्ट होता है, जिस तरह से वहाँ का जो भी था आबादी क्षेत्रफल, ये सब पूरी तरह से उसके पहिया का मतलब क्या बोले कि 0 से 15 किलोमीटर के परिधि में जहाँ था वो सभी मानो पहिया के रूप में एकदम अपना रूप लेकर के पूरी तरह से नष्ट कर देता है, खत्म समाप्त कर दिया सब कुछ। कुछ क्षण का वह उदय अस्त हो गया, पल भर के लिए जो सूर्य उगा था वो अस्त हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण, मतलब जो प्रचंड रूप में बम गिरा था वो सबको धू करके जला दिया, जल करके सब कुछ खत्म हो गया और जलता हुआ चीज थोड़ी दिखाई पड़ रहा था। कुछ क्षण बाद तक दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, वो ऐसा सूरज उगा था दोपहर का, मानो दोपहर का सूरज हो, ऐसा सूरज जो सभी को सोख लिया, अपने में खींच लिया, समाप्त कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर। अरे भाई, सूरज एक तरफ से उगेगा तभी तो छाया बनेगा, तो सूरज उगा ही नहीं था तो छाया क्या बनेगा? सब धू करके सब कुछ जल गया, तरफ के लोग रह गए, मानव ही सब भाप हो गए। अब कैसे बताऊं, जब 3300 डिग्री सेल्सियस पर लोहा गलता है और 4000 डिग्री सेल्सियस, आदमी कहां से बर्दाश्त करेगा? आदमी तो यूं भाप बन के उड़ गया। छायाएं तो अभी लिखी है, छायाएं तो अभी, उसका अवशेष आज भी अमेरिका के विवेकहीनता का परिचय आज भी वहां पे जापान में मिलता है। झुलसे हुए पत्थरों पर कहाँ मिलता है उसका अवशेष? झुलसे हुए पत्थरों पर। जो पत्थर कंक्रीट सीमेंट से घर बनाए गए थे वो तो मतलब वो भी नष्ट हुए, लेकिन कम मात्रा में, मतलब नष्ट हुए, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें तो उस तो पूरी तरह विनष्ट हो गया, लेकिन उसका अवशेष आज भी मिलता है। रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह कुछ तो उसका अवशेष रखे गए हैं उसका साक्षी देखने के लिए। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के बीच गच
गच होता है पत्थर या सीमेंट कंक्रीट का बनाया हुआ घर या धरातल। कह रहा है कवि कि आज भी वहाँ झुलसे हुए पत्थरों पर उसके अवशेष देखे जाते हैं, जला हुआ है, झुलसा हुआ है। और सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ जो घर था वो भी उस अवशेष के रूप में आज भी विराजमान है। और कहा तो जाता है कि आज भी वहाँ के लोग अपंग जन्म लेते हैं उसके परिणाम से। मानव का रचा हुआ सूरज, वो सूरज किसने रचा था? बहुत अच्छा लोग थे मानव के, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तो बता ही दिए, कितने अच्छे आदमी थे वो। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख लिया। ये कैसा मानव, कैसा इंसानियत, अमेरिका की कैसी बर्बरता, जरा सोच लीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज, सूरज को अमेरिका ने बनाया, बम को अमेरिका निकलेस बम को बनाया और जापान को पूरी तरह नष्ट कर दिया, यानी मानवों को ही नष्ट कर दिया। यानी एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं लोग अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए। पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, कहता है कि पत्थरों पर उसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं, जली हुई छाया। मानव की साखी, यानी मनुष्य के साथ जो क्रूरता और बर्बरता हुआ है उसका आज भी गवाह वहाँ के पत्थरों पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस कहानी से, इस कविता से ये सीख लेना है कि हम जिस किसी के विनाश की लीला रचते हैं, हो सकता है कभी जापान भी अपनी बदला ले ले। आवेश और द्वेष में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह से परिणाम निकाला जा सकता है, पर उसका आज भी अमेरिका को ये डर बना हुआ रहता है। कहता हम सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन कभी सर्वशक्तिमान तो रावण भी था, नष्ट तो हुआ ही। तो इस तरह से जो भी होते हैं, हमारे जितने देश हैं, यूएसए हैं, इन सबों पर लगाम लगाएं। ये नहीं कि हम विकास के नाम पर विनाश का लीला रच दें कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, साइंस मेरा तरक्की कर रहा है और हम अपने ही विनाश की लीला रच रहे हैं कि एक बटन दबाते हैं दुनिया ध्वस्त हो जाएगा। शायद वो निकलेस अगर वहीं पे फट जाता अमेरिका में तो क्या होता अमेरिका की गति। निर्माण करिए ना, कब किसी ने कहा है देश में होड़ लगाइए आगे बढ़ने की। कुछ प्रश्न हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज कहाँ का था? निकलने वाला सूरज अमेरिका द्वारा बनाया गया, हिरोशिमा पर गिराया गया बम था, कोई आसमान से उगला हुआ सूरज नहीं था जो पूरी तरह नष्ट कर दिया जापान को। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ रही थी? क्योंकि वो सूरज अगर आकाश से निकलता, पूरब से पश्चिम से निकलता तो छायाएं विपरीत दिशा में बनती, लेकिन वो तो धरती से निकला था, छाया उठने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो दिशाहीन होने का मूल कारण था कि अमेरिका द्वारा गिराया गया अणुबम निकलेस बम था, जिसके कारण वो धरती से उत्पन्न हुआ था। वो बम धरती से गिराया गया था, बीचों बीच चौक चौराहे पर फटा था। तो जब धरती से निकलेगा तो फिर छाया कहाँ से बनेगी? असंभव। प्रज्वलित क्षण की दोपहर से कवि का मतलब है, मतलब जलता हुआ क्षण, जैसे ऐसा एहसास हुआ कि ठीक प्रचंड गर्मी वाला दोपहर है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर का बम गिराया गया था जो जापान को पूरी तरह, यानी हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मनुष्य के साखी के रूप में आज क्या मिलते हैं हिरोशिमा में? उसके अवशेष मिलते हैं, उसकी छायाएं मिलती है पत्थरों पर, सीमेंट कंक्रीट के बनाए हुए छतों इमारतों पर आज भी उसके अवशेष, सड़कों पर आज भी उसके अवशेष मिलते हैं जिसने अमेरिका ने क्रूरता किया था। बस इससे सबक लें कि कभी भी द्वेष भाव में ना आवे। और जापान का भी यहाँ गलती था, वो भी छोटे छोटे बंदरगाह पर अमेरिका का आक्रमण कर देता था, कभी कभी कुछ नष्ट कर देता था, और द्वितीय विश्व युद्ध में ही इसका बीज बो दिया गया था। तो इस तरह से कभी आवेश और द्वेष न किसी परिवार, न किसी राष्ट्र, न किसी समाज, किसी के लिए हितकर नहीं होता है।